इस विमेंस डे क्या वो महिलाएं जो रोज सुनती आई हैं ताने इल्जाम देंगी सबको जवाब? क्या अनिका जो कभी अपने ही घर में अपमान का शिकार बनी? क्या नव्या जिसे एक साजिश ने उसके परिवार से दूर कर दिया? और क्या जिसे दुनिया ने समझा कमजोर? क्या आज ये तीनों अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर पाएंगी? क्या मिलेगा इन्हें इंसाफ और अपनी पहचान? और आप बताइए, इस विमेंस डे क्या आप भी बनेंगे इन महिलाओं की ताकत? क्योंकि इनकी कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक हिम्मत है अनिका, नव्या और अंतरा की। इस कहानी को सुनकर आपको भी मिलेगी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत। You know, कितने पावरफुल लोग हैं। मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगराज। हमारे सारे कर्ज, पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी जिंदगी वापस से जहन्नुम बना दी। आज पूरी अपनी मां के साथ ही। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फूला हुआ उसका शरीर अब एकदम ही से नॉर्मल हो चुका था। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मनाली में तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पे एक नजर जरूर डालते। और डालते भी क्यों नहीं, शिफॉन की साड़ी में अनिका किसी भी फिल्मी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। Excuse me, ma'am. Is there anything I can bring for you? हेलो पा। कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है। तुम उसके साथ सीधा घर आना। यहाँ पहुँचते ही तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करना है, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा, खैर तुम घर आओ, यहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। इन 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था, बल्कि एक बिजनेसमैन था। आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान को अपने डिवोर्स पे इतनी खुशी नहीं हुई होती जितनी खुशी मुझे हो रही है आज। कैसे भी करके आज अपने डिवोर्स पेपर पे साइन करवा लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए सर। आज मैं सुबह सुबह माता के दर्शन करके निकला हूँ और मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी हर मनोकामना पूरी। आप चिंता मत कीजिए, आज आपके पेपर साइन हो ही जाएंगे। अच्छा सुन, जब जब मैं उसको देखता हूँ ना, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। आज मेरा मूड अच्छा है और दिन भी, तो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, घूम के खड़ा हो जाता हूँ। भले उसने तुझे नहीं देखा है, तेरे हाथ में जब ये बोर्ड देखेगी तो तेरे पास खुद ब खुद चली आएगी। सीधा कर ले बोर्ड को। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा और फिर देखता ही रह गया। कुणाल बिना वक्त गवाए इस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। अनिका एक पल के लिए सहम गई और उसे लगा कि पहले की तरह कहीं कुणाल उसकी फिर से इंसल्ट ना कर दे, और इसीलिए अनिका सीधे कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी। मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। हाय मिस गॉर्जस। अब लगता है मनाली में आप पहली बार आई हैं।
क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो ये पॉसिबल नहीं कि आप मेरी नजर से अननोटिस होती। टैक्सी। टैक्सी की क्या जरूरत है? आप कहिए, जहां कहिए वहां मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूं अपनी कार से। इफ यू अरे ये छोटी सी गुड़िया कौन है? हाँ, लगता है ये आपकी छोटी बहन है। टैक्सी। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी। आप अपना नाम तो बता दीजिए। ये सुनकर अनिका ने बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। आप अनिका गुलेरिया को ही पिक करने आए हो ना? अरे वो उसको मैं टैक्सी में भेज दूंगा। एक काम करिए, आप दोनों मेरे साथ मेरी कार में चलिए, मैं ड्रॉप कर दूंगा आप लोग। फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर, जाकर के देख मैडम किस होटल में रुकी। ध्यान रहे, हाँ? कोई भी तुझ पे शक ना करे। चल भाग, फटाफट भाग। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई। रुकिए। लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया। होटल का प्रीमियम इंटीरियर्स और फर्नीचर्स, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट्स मनाली के इस शानदार होटल में रहना पसंद करते थे। इस फ्लोर पे 2 ही रूम्स हैं। जी मैम, इस टॉप फ्लोर पे सिर्फ 2 ही लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। एक आपका और दूसरा हमारे होटल के मालिक रोहित मारवा सर का है। प्रेसिडेंशियल स्वीट एक काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट था। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। चेंज करो, मैं आ रही। हेलो अनिका, what kind of behavior is this? कुणाल 2 घंटों से एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? आ रही हूँ मैं। अनिका और उसके पिता गौतम के रिश्तों में दरार की वजह गौतम खुद था। 6 साल पहले गौतम ने अनिका से मुंह फेर लिया था और उसकी बेटी रिया को अपनाने से मना कर दिया था। इन 6 सालों में गौतम ने कभी भी अनिका को याद नहीं किया और आज उससे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बार बार कॉल किए जा रहे हैं। लेकिन डिवोर्स पेपर के साथ साथ गौतम अनिका से कुछ और भी चाहता था। लेकिन क्या? तभी अनिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फोन आया। हेलो मैडम, आशा करती हूँ आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल रही होगी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। अब ये बताओ, एक्टिंग करने के लिए फोन किया या कोई नई बात बताने के लिए? अरे फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया था। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़े न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी आपसे करवाना चाहता है। इस वक्त तो मनाली में ही है, आप भी मनाली में हैं, तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद ना कुछ और ही होता है। बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस और पता नहीं क्या क्या। हमें इनसे दूरी रहना चाहिए। ओके, एज यू विश। वैसे एक बात बता दूं, मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनालिटी काफी डैशिंग है। टॉल, डार्क, हैंडसम और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। और अगर लाइफ में थोड़ा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें क्या नुकसान है?
रोहित का फोटो भेजो। अगर ऐसा ही है तो एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। कि डॉक्टर अमृता के चेहरे को यहाँ कोई नहीं जानता, यहाँ मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। ठीक है, रोहित की फोटो भेजूंगी, एक बार देख लेना। अनिका हंसते हुए फोन काट देती है। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन, उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। जैसे ही उस लड़की को अनिका ने देखा, उसे याद आया कि वो लड़की उसकी बुआ की बेटी प्रीति है। अगले साल मिस हिमाचल बनोगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अभी भी कहोगे कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, अनिका दी सबसे ज्यादा सुंदर है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो आप लोग वोट करोगे ज्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है? ये बात कहकर कामिनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। सो गाइस, आप वोटिंग के साथ तैयार हैं? तो बताओ मुझे कितने वोट? कामिनी, 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 कामिनी। बेचारी प्रीति, सारे वोट्स तो मुझे ही मिल गए और तुम हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार ही गई हो तो इसकी सजा तो मिलनी होगी। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी की फोटो तो मैंने इस जूस के ग्लास में डाल दी, तो बस तुम्हें अब इसे पीना है। दिन माँ की अनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति मानो अनिका की कजन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका दी, हाँ? हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है, और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे यार, ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है? हाँ यार, किसी फिल्म की हीरोइन जैसे लगने लगी है। Oh my God, she looks so sexy. जीत किसकी हुई है ये तो पक्का हो गया है, तो अब जो सजा तय करी थी वो पूरी कर ली जाए। चलो पी लो। और तभी ग्लास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहां आ गए। पापा, मम्मा देखो ना, ये अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती। मैंने तो बस इसे इतना कहा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया, और ये कहने लगी कि मैं तुमसे काफी खूबसूरत हूँ और तो और तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। सबके सामने मेरी इंसल्ट थी पापा। बस करो अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए और कितना नाटक करोगी तुम? हमारे साथ अंदर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। छह साल बाद अपनी बेटी से मिलने की कोई भी खुशी न जताते हुए वो सीधे मुद्दे की बात करना शुरू करते हैं। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया। हमें और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन दो कागजात पर साइन कर दो। मैं तो सिर्फ डिवोर्स पेपर साइन करने आई थी, ये दूसरे पेपर्स? दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ, ये चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है और कामिनी तो पहले से ही कुणाल को चाहती थी। बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा है। दरअसल
तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद उसकी जो फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी में तोहफे में दे दो। मैंने सारे कागजात तैयार करवा दिए हैं, बस तुम इन पे सिग्नेचर कर दो। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। अपना कहलाने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली आने का? वैसे भी बिन ब्याही माँ बनकर जो समाज में तुमने हमारी इज्जत उछाली है, वो कुछ कम है क्या? जो अब अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वह मैं तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए, जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी। लेकिन तुम ये सब नहीं देख सकती हो क्योंकि तुम मुझसे बचपन से ही चलती हो। कौन किससे जलता है ना, इसका नमूना तुम बाहर देख चुकी हो। बचपन में अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता हुआ देख सब लोग गहरे शौक में थे। समझती क्या हो अपने आप को? वजन घटाया है तो जुबान लड़ाना भी सीख गई हो क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी आगे और पढ़ने में भी आगे। कुछ ही सालों में मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास कभी वापस आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर एक और शर्त लगा ले। 2 घंटा इसने मुझे एयरपोर्ट पे वेट कराया। अनिका, कहाँ हो तुम? उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया जिसमें लिखा था होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल के चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? छोटी बहन हो तुम मेरी। बस इतना कहूंगी कि ये कुणाल के पीछे पागलपन ठीक नहीं है। वो अच्छा लड़का नहीं है। जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे सब पता है कि कौन कैसा है, और अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? वैसे किसके लिए बचा कर रखी है ये कंपनी? अपने यार के लिए? अनिका गुस्से में निकल गई। तभी वहां भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर चली गई। ये क्या बदतमीजी है?
इस तरह से मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? सॉरी मैडम, हमें आपका सामान चेक करना होगा। बैग चेक करो। अनिका को कुछ समझ नहीं आया। उसके पास सिर्फ एक पर्स और चॉकलेट आइसक्रीम थी। यस सर, इट इज चॉकलेट आइसक्रीम। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गई। What nonsense is this? You can't do this with me. I will call the police right away. अनिका की गहरी काली आंखों को देखकर रोहित एक सेकंड भूल गया कि वो क्या कहने आया था। तभी दूसरे पल को वो अपनी सेंसेस में आया और चेहरे पर बिना किसी भाव के उसने कहा, परफेक्ट। पहले खुद चोरी करो, फिर खुद ही पुलिस को बुलाओ। जस्ट परफेक्ट। What? मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। Excuse me. मैं कब तुम्हारे पास आई? And listen, इस आलीशान होटल के मालिक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने गेस्ट के साथ इस तरह बदतमीजी करो। I can sue you in the court, Mr. रोहित मारवा। You know, I knew it. तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूँ, ये होटल मेरा है। I'm sure तुम ये भी जानती होगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं चाहिए। इसलिए तुमने शायद प्लान बनाया होगा कि क्यों Just stay away from my son. Right? दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी एक पांव दरवाजे के बीच में आया। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजन भाई सनी था। थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आप ही की तरह काफी लड़कियां पहले भी कोशिश कर चुकी हैं, ये तरीका भी पहले अपना चुकी हैं, लेकिन जो मेरे भैया है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो किसी से मिलते ही नहीं है और ना ही उनसे या फिर आर्यन से कोई मिल सकता है, मेरे सिवा। तिलमिलाई अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई, पर रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा एक सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। मीट यू अर्जेंटली। एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करवाना है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं। दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। वहाँ रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसे क्यों कह रही थी। रोहित ने अपनी कंपनी के आईटी हेड सैम को फोन लगाया। हेलो सैम। यस सर। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू सर? यस, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर अभी डॉक्टर अमृता का मेल आया है। पता करो वो मेल की लोकेशन कहाँ है। बस गिव मी सम टाइम। रोहित अपने स्वीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके फोन पर बार बार कंपनी का आईटी हेड सैम फोन कर रहा था। रोहित को पता था कि सैम के पास जरूर डॉक्टर अमृता की कोई न्यूज होगी। हाँ सर, बोलो। सर मैंने मेल की लोकेशन ट्रैक किया है और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है सर, डॉक्टर अमृता ने जिस नेटवर्क के जरिए हमें मेल भेजा है वो मनाली का ही है। एंड गेस व्हाट सर, इस वक्त डॉक्टर अमृता आपके ही होटल पैराडाइज में है। क्या रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? मेरी बैचलरेट पार्टी के दिन मैं बहुत खुश थी। तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है बेटा। पर शादी के एक दिन पहले मेरे साथ ऐसा घिनौना हादसा हुआ जिसे बताने में भी मुझे शर्म आती है।
किसी ने मेरी ड्रिंक में नशीली दवाई डाल दी और बेहोश करके होटल रूम में मैं ऋषि के साथ यहाँ ऋषि तुम बाहर कब गए? नव्या, तुमने क्या हालत बना रखी है? अच्छा, तुम्हारी बैचलर पार्टी खत्म हो गई होगी। ऋषि मेरी बात सुनो। Don't you dare! अपनी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। ये बिस्तर, ये कपड़े, ये टाई और दारू के नशे में तुम्हारी सारी असलियत सामने आ गई। 2 दिन में हमारी शादी है और तुम कल रात को किसी और के साथ। नहीं, अब तुम्हारे साथ शादी करने का कोई मतलब नहीं। ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि प्लीज मेरी बात सुनो। ऋषि ने शादी तोड़ दी और चला गया। कैसे लगा शादी का तोहफा? पर दूल्हा बदल गया। जो ड्रिंक मैंने कल रात पी थी उसमें नशीली दवाई उसी ने मिलाई थी। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ कनिका। क्यों? क्योंकि मुझे ऋषि की साली नहीं घर वाली बनना है, और बात रही तुम्हारी, तो तुम्हें तो मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। शर्म, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। पापा, ये सब कुछ कनिका ने किया है। कनिका ने मुझे फंसाया है। मैंने कुछ अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। सेना परिवार से तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं। कनिका ने अपना काम कर दिया था और पापा ने मेरी एक नहीं सुनी, पर मेरी सौतेली माँ ने मार मार कर मुझे घर से निकाल दिया। इस शहर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा था और मैं अपनी मौसी के घर बैंगलोर चली गई। 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया, पर मेरी मुश्किलें यहां खत्म नहीं होने वाली थी। मेरे बेटे के पैदा होते ही उस पे हमला हुआ। पर मौसी ने उसे बचा लिया। कौन था वो आदमी, आपको पता चला? वो आदमी कौन था ये तो नहीं पता, लेकिन वो ऐसे बड़बड़ा रहा था कि वो आपके बेटे का पिता है। इसका मतलब ये वही आदमी था जिसने उस दिन मेरे साथ होटल में। लेकिन कौन है वो? धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरा बेटा आरफ मेरी जान बन गया। मैंने उसे ही अपनी दुनिया मानकर फिर से एक नई शुरुआत की। मैं अपने अतीत को भुला चुकी थी और आरफ पर इसका साया भी पड़ने देना नहीं चाहती थी। मैंने एक एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब शुरू कर दी। तभी एक दिन मम्मा जल्दी आओ। आरफ पापा मिल गए। देखो, हम दोनों के हाथों में सेम ही निशान है। आरफ तुम। मैंने उस आदमी का चेहरा देखा और मैं जैसे खोई गई। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका और मेरा कोई पुराना रिश्ता था। मम्मा, यही मेरे पापा है ना? पापा को घर लेके जा रहे हैं। आरफ, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? हमारे मैनेजर वहां आए और डांटते हुए बोले, आरफ को बाहर लेके जाओ, हमारी कंपनी की सीईओ अविनाश आहूजा है। आरफ प्लीज, वो तुम्हारे पापा नहीं है। हेलो नव्या, कम टू माय केबिन राइट नाउ। यस सर, यस सर। गॉड, आरफ तुम मेरी केबिन में बैठो, मैं आती हूँ। वो तुम्हारा बेटा था? क्या तुमने बोला था उसको ये सब करने के लिए? नो सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आने में हैं। और सच बताऊं तो मैंने इससे पहले आपको कभी देखा भी नहीं है।
देखो, मैं आरव को नाराज नहीं करना चाहता। क्या हम परसों डिनर पर चल सकते हैं? मैं ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि ये मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है कि तभी मेरा फोन बजा और ऊपर पापा का नाम देखकर मेरे होश उड़ गए। 6 साल बाद पापा ने मुझे फोन किया था। पापा वो बहुत बीमार थे और बस आखिरी बार मुझे देखना चाहते थे। मुझसे रहा नहीं गया और दूसरे दिन मैं आरव को लेकर अपने शहर पहुंच गई। पर वहां जाकर जो हुआ वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। पापा, नव्या, आपने तो कहा था आपकी तबीयत खराब। अरे मैंने मजाक किया था। तुम्हारी सौतेली बहन कनिका की एंगेजमेंट है, इसलिए तुम्हें बुलाया। और उसके साथ साथ तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है? आओ आओ आओ, कौन? बैठो, हैव समथिंग। मैं 1 मिनट में आया। आज कनिका की एंगेजमेंट थी, पर जब मैंने उसके दूल्हे का चेहरा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो मेरे मंगेतर ऋषि से शादी कर रही थी। आखिरकार उसने ऋषि को फंसा लिया था। तभी कनिका ऋषि के साथ मेरे नजदीक आई और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारी एंगेजमेंट में अपने इस नाजायज बच्ची को लेकर आई हो? खबरदार कनिका, अगर मेरे आरव के बारे में कुछ भी कहा तो वो नाजायज नहीं है। नाजायज नहीं तो किसी राजा महाराजा का खून है। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे उस रात का कुछ याद नहीं है। मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ था। मुझे किसी ने फंसाया था। तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुमसे ज्यादा पवित्र लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं है। पता है ऋषि, मैंने सुना है कि बैंगलोर में अपना खुद का घर खरीदा है। अब सोचो कितने अमीर लड़के को फंसाया होगा इसने। नव्या, मैं तुम्हारी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हारे तेवर के कभी नहीं होते। मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की है, तुमसे किसी को मिलवाना है। चलो आओ। मिस्टर अहलूवालिया, मिस्टर अहलूवालिया, अगर आप हाँ गए तो अभी रिश्ता पक्का कर देते हैं। मैंने उस आलूवालिया का चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उम्र में वो मेरे पापा से भी बड़ा था और उसको मैंने कई बार टीवी पर देखा था। वो औरतों को छेड़ने के मामले में कई बार जेल जा चुका था। मैंने पापा की ओर गुस्से से देखा और बाहर निकल आई। नव्या, चलो नव्या, तुम्हें तभी नाम की चीज है कि नहीं? कितना बुरा लगा होगा मिस्टर अहलूवालिया को। पापा, वो इंसान नहीं, वो राक्षस है। कितनी औरतों ने उस पर केस किया, फिर भी मुझे नरक में डाल रहे हैं। अरे वो पैसे वाले हैं और पैसे वाले को सब माफ होता है। तुम्हें उससे शादी करनी है बस, और बदले में। पापा बोलते बोलते रुक गए, पर मुझे उन पर शक हुआ। बदले में क्या पापा? बदले में तुम्हें अपनी माँ की केमिकल फैक्ट्री ऋषि के नाम करनी होगी, तभी कनिका की उससे शादी हो पाएगी। गॉड, बिल्कुल भी नहीं। वो फैक्ट्री किसी के नाम नहीं होगी मेरे जीते जी, और मैं इस बुड्ढे आलू वाले से कभी शादी नहीं करूंगी। जो ड्रिंक पापा ने मुझे ऑफर की थी उसमें नशे की गोली थी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और आरव मेरे साथ नहीं था। आरव, 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 एक्सक्यूज मी, आपने मेरे बच्चे को देखा है क्या? छोड़ा। लेटर पढ़कर जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। वो लेटर मेरे पापा ने छोड़ा था और उसमें लिखा था, तुम्हारा नाजायज बेटा हमारे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहती हो तो शादी के पेपर्स पर साइन करके हमारे घर आ जाओ।
मैंने हिम्मत जुटाई, पर मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती थी। तभी मुझे अविनाश आहूजा का ख्याल आया और मैंने उसको फोन किया। हेलो हेलो, मैं नव्या बोल रही हूँ अविनाश जी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरे बच्चे आरव, उसको किसने किडनैप कर लिया है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज। नव्या नव्या तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और वो कुछ नहीं होगा। मैं अभी फ्लाइट लेकर रात तक वहां पहुंचता हूँ। हेलो हेलो। मेरी आखिरी उम्मीद अविनाश भी इस वक्त इस शहर में नहीं था, पर मुझे किसी भी हाल में मेरे बेटे आरव को बचाना था। बाबा प्लीज बिल्कुल भी चालाकी मत करना प्लीज। ये तो मेरे बेटे को बचाने के चक्कर में एक बेटी को अपने बाप पे गोली चलानी पड़ेगी। प्लीज बाबा बिल्कुल। जल्दी आओ बेटा, मामा के पास आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। और कितना तड़पाओगी नव्या? मैं तो तुम्हें महारानी बना के रखना चाहता, मगर अगर तुम कैदी बनकर रहना चाहती हो तो कैदी बनाकर रख लेगी। मेरी दोनों ओर खतरा मंडरा रहा था, पर आरव के लिए सब कुछ जायज था। इसलिए मुझे मजबूरन आलूवालिया से शादी करने के लिए मैरिज पेपर्स पर साइन करना पड़ा। अब आरव से मुलाकात होगी। वक्त भी कितना जल्दी बदलता है ना नव्या। 6 साल पहले तुम ऋषि के साथ थी और अब देखो तुम आलूवालिया के साथ। वैसे आलूवालिया की दूसरी बीवी कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता। तुम जरा बच के रहना ना नव्या। तुम भी जरा बच के रहना करने का, क्योंकि ऋषि तुमसे शादी कर रहा है मेरी प्रॉपर्टी के लिए। कहीं उसको प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो तुमको ना छोड़ दे। खबरदार नव्या, अगर ऋषि के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो। इससे तुम्हें अपने बच्चे की जान की चिंता नहीं है, इसलिए इतना नाटक कर रही हो। मेरी बात ध्यान से सुन लो, आलू वाले से शादी करने में ही हम सबकी भलाई है। चलो। नहीं पापा, चलो चलो। सब लोग मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे और कनिका ऋषि का हाथ पकड़े हंस रही थी। मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं थी। मम्मा, मम्मा, जाला मम्मा, मम्मा। शादी के फेरे लेते हुए बस मुझे आलूवालिया की हवस भरी आंखें दिखाई दे रही थी। मैं रोते हुए शादी का आखिरी फेरा ले रही थी कि तभी मम्मा, आरव, मम्मा, मम्मा, तू ठीक है ना? हाँ मम्मा, अब आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या नाटक है नव्या? तुम्हारे बेटे को तुम जिंदा देखना चाहती हो या नहीं? बहुत हो गया, अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरने वाली पापा, और मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। आरव जल्दी आओ। सब देख रहे हैं नव्या, लोग देख रहे हैं। अभी भी समझ जाओ, उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। पहले तो मेरे बच्चे को किडनैप किया, फिर मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हो, और अब अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हो पापा। इतनी बड़ी बेइज्जती। मिस्टर सिन्हा, द डील इज ऑफ। मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया। अरे बाप वो तेरा मेरी जिंदगी बनाने जा रहा था। बाप नहीं हैवान है आप, जो मेरी शादी इतने घटिया इंसान से करवाने जा रहे थे आप। अगर मैं हैवान हूं ना, तो तुम मेरे को दूध में धुली नहीं हो। आप ठीक कह रहे हैं पापा, मुझे तो इससे अपनी सौतेली बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा था और इसके तेवर तो देखो। तू और तेरा बच्चा मेरे हाथों से बचोगे नहीं। अगर किसी ने उस बच्चे को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मुझे अविनाश में एक सहारा दिखता था और मैं उसके गले से लिपट गई। पर तभी मुझे एक जानी पहचानी सी खुशबू आई। ये उसका स्पेशल परफ्यूम है। पर जैसे मुझे इस खुशबू के बारे में याद आया, मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। ये खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी। नव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी अभी इसी वक्त? आगे क्या होगा? प्लीज, मेरे पेट में तुम्हारे ही पति का बच्चा है, मुझे मत मारो दीदी। गायत्री बहू, तुम नीचे जमीन पे क्यों पड़ी हो? कुछ नहीं होगा, तुम्हें डोंट वरी। आराम से गायत्री बहू। हिमा जी, गायत्री को बहू क्यों बोल रही हैं? रुद्र, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो तुम्हारी माँ गायत्री को इस घर की बहू क्यों बोल रही है? प्लीज बताओ मुझे, ये क्या हो रहा है? उससे क्या पूछ रही हूँ, मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम जो औरत वंश को आगे ना बढ़ा पाए, वो बहू किस काम की? मेरे लिए तो बहू वही है जो मुझे वारिस दे। रुद्र, गायत्री के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा ही है? हाँ, और अब से गायत्री मेरे ही साथ रही है। और तुम, तलाक चाहिए मुझे तुमसे। रुद्र का जवाब सुनकर अंतरा अंदर से टूट गई। उसकी अपनी बहन ही उसकी सौतन बन बैठी है और उसका अपना पति ही अब उसे जिंदगी से निकालना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो माँ नहीं बन सकती। घटिया औरत, शर्म नहीं आई तुझे? अपनी ही बड़ी बहन का घर उजाड़ते हुए बेशरम। भूल गई तू कि मैंने और मामा जी ने मिलकर तेरी परवरिश की है। विदेश में जाता तुझे ताकि तेरी पढ़ाई पूरी हो सके, तेरा फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए मैंने अपनी जवानी खपा दी। और तू अपनी जवानी के जलवे दिखाकर मेरा ही घर बुझाना चाहती है। मुझ पे एहसान जताना बंद करो। मैंने कहा था ये सब करने के लिए, ये त्याग की मूरत बनने के लिए, और मेरे माँ बाप ने जो भी किया ना, उनका फर्ज था वो। और वैसे भी मेरा ना पूरा सर फटा जा रहा है दर्द से। प्लीज ये मेलोड्रामा बंद करो अपना। ड्रामा? बस, बहुत हो गया। अगर तुमने गायत्री को और स्ट्रेस देने की कोशिश करनी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब तक डिवोर्स के पेपर फाइल नहीं हो जाते ना, अपना सामान उठाओ और सर्वेंट रूम में रहो जाकर, और गायत्री का ख्याल रखना। आई बात समझ में? आई मम्मी। इतना कहकर रुद्र अंतरा को नजरअंदाज करके अपने कमरे में चला जाता है। अब अंतरा की हर सुबह बेइज्जती से ही शुरू होने लगी। रुद्र बेबी, मेरा गला बहुत सूख रहा है। अंतरा, जाओ जाकर गायत्री के लिए जूस लेकर आओ। अंतरा के दिल में तो आया कि वो गायत्री का मुंह नोच ले, मगर गायत्री की प्रेगनेंसी और रुद्र का गुस्सा याद करके वो चुपचाप जूस लाने किचन में चली गई। अब होगा असली हंगामा। अंतरा, ये साबुन का पानी जमीन पे क्यों गिरा रखा है तूने? अभी मैं गिर जाती तो। रुद्र देखो ना। रुद्र दौड़ता हुआ आया और साथ में उसकी माँ भी थी। ये मुझे गिरा के हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। रुद्र, ये पानी मैंने नहीं गिराया है। चुप कर, जुबान लड़ाती है। माँ, एक पल के लिए अंतरा को लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रुद्र उसे घर से बाहर नहीं निकालेगा। दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं कहाँ जाऊंगी रुद्र? प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ रुद्र, प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ। तुम जैसे रखोगी मैं वैसे रह लूंगी। मुझे घर से मत निकालो प्लीज, प्लीज 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 मुझे दवा ना डालो। मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन कुछ ही देर बाद एक कार की हॉर्न ने अंतरा के साथ साथ रुद्र और मधु का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। जब अंतरा ने कार के अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। जब तक वो कुछ समझ पाती, कार में बैठे शख्स को देखकर अंतरा फूट फूट कर रोने लगी। कार में बैठा शख्स कोई और नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड तन्वी थी। तन्वी ने अंतरा को गले से लगाया। अंतरा, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, हम उसका बदला लेंगे। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन पहले तुझे मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी।
उसकी आंखें जो हमेशा चमकती थी आज रो रो कर सूज गई थी। उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो याद कर रही थी कि कैसे कुछ दिन पहले अंतरा की जिंदगी में एक तूफान आया था। क्या मैं कभी मां नहीं बन सकती? लेकिन मेरी शादी तो उसी शर्त पर हुई थी कि मैं उसे एक बच्चा दे सकूं। अंतरा के हाथ से रिपोर्ट छूट गई। एक पल में उसकी जिंदगी की हर खुशी दुख में बदल चुकी थी। मुझे पहले ही पता था कि खोट तुझ में ही है। अंतरा के ऊपर बिजली गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी कजिन, जिसके लिए वो बहन जैसी थी, उसी ने उसका घर तोड़ दिया था। तुझे है मुझे कुछ पता है या नहीं पता है? हॉस्पिटल स्टाफ वालों ने मुझे सब बता दिया है। तेरे ससुराल वाले आखिर अपने आप को समझते क्या है? हाँ चल अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता तन्वी। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, रुद्र ठीक नहीं है तेरे लिए। शायद इसलिए मेरी ये हालत हुई है। तन्वी तो हमेशा मुझसे कहती थी ना कि एक ड्रिंक मार और सारे गम भूल जा। आज मैं सारे गम भूल जाना चाहती हूँ। चल फिर। कैसा लगा? दीदी प्लीज प्लीज, मेरे पेट में तुम्हारे ही पति का बच्चा है, मुझे मत मारो दीदी। तलाक चाहिए मुझे तुमसे। क्या करेंगे? कितना भीग गया? बेटो बेटा, अंतरा संभाल यार खुद को। डैनी, अंतरा इन्हें रूम नंबर 607 में लेकर चलें। रूम नंबर 607, लेकिन वो तो जल्दी। अंतरा तू इसके साथ जा, मैं एटीएम से पैसे निकाल के आती हूँ, ठीक है? नशे में धुत अंतरा जब तन्वी के बताए रूम में पहुंची तो उस रूम में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे कि कोई परछाई उसके करीब आ रही हो। अंतरा घबराकर बेहोश हो गई। सुबह जब अंतरा की नींद खुली तो उसका सर चकराने लगा। कल रात अंतरा ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए होटल के कमरे में घुसने के बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो चादर हटाकर बेड से जैसे ही उठने गई, उसे पेट के पास कुछ भारीपन महसूस हुआ। अपना फूला हुआ पेट देखकर अंतरा का टेंशन बढ़ने लगा। बौखलाती हुई वो जैसे ही आईने के पास गई, उसके होश उड़ गए। उसके कंधे और पीठ पर निशान था। बीती रात नशे में धुत अंतरा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम सब बुरे से बुरे सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। ये मेरा पेट, ये तो फूल कैसे गया है? मेरे कंधे पर ये निशान। बीती रात क्या हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर एक रात में अंतरा प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी? क्या हुआ था बीती रात अंतरा के साथ? क्या मतलब है अंतरा के कंधे पर बनी उस निशान का? क्या तन्वी भी इस सब में शामिल है?
अंतरा ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, लेकिन उसे बीती रात के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने जब अपना फोन चेक किया तो उसे पता चला कि उसमें तन्वी के 45 मिस्ड कॉल्स थे और इतने में उसका फोन दोबारा बजा। अंतरा कहाँ है तू? मैं कल रात से तुझे ढूंढ जा रही हूँ। मैं होटल रूम में हूँ। मुझे एक बार अपना रूम नंबर चेक करके बता। मैं 607। रूम नंबर 607 का नाम सुनते ही तन्वी ने चैन की सांस ली। अच्छा ठीक है। और फटाफट अंतरा के पास पहुंची। ये तेरी हालत, ये ऐसे कैसे हो गई? और तेरा पेट, ये फूल कैसे गया? हमें अभी के अभी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप 7 महीने प्रेग्नेंट हैं। जहां एक तरफ अंतरा हैरान थी कि वो अचानक 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई, वो भी किसी के छुए बिना, वहीं दूसरी तरफ अंतरा की प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही तन्वी बहुत खुश थी। प्लीज मुझे बताओ तन्वी, बीती रात मेरे साथ क्या हुआ था? मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी अंतरा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तन्वी की शर्त सुनते ही अंतरा ने कहा, ये तो क्या कह रही है तन्वी? तू भले मुझे बीती रात के सच के बारे में ना बताए, लेकिन मैं तेरी ये शर्त नहीं मान सकती। आखिर क्या शर्त थी तन्वी की? क्या अंतरा को बीती रात का सच पता चल पाएगा? जहां एक तरफ अंतरा बीती रात का सच पता लगाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रुद्र हॉस्पिटल में गायत्री का चेकअप करवा रहा था और गायत्री हमेशा की तरह एक नया ड्रामा कर रही थी। सब ठीक है, फिर भी हमें इन्हें एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हो जाता तो मैं जी नहीं पाती रुद्र। नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मेरे होते हुए अंतरा या कोई भी हमारे बच्चे का बाली बाका नहीं कर सकता। तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूं। ओके? अब तक फोटोज क्यों नहीं आए हैं? अरे मैडम, बिना लड़की के फोटो कहाँ से भेजूं? हम लोग रात भर लड़की को ढूंढते रहे, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। मेरी अंतरा गायब कहाँ हो गई? एक बार बस इसका पता चल जाए, फिर तो मैं उसका वो हाल करूंगी कि। इस बीच अंतरा के मोबाइल पर एक मैसेज आया। रूम नंबर 602 में 10 लोग हैं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं और उन्हें गायत्री ने भेजा है। What? लेकिन तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? मैं वही हूँ जो कल रात तुम्हारे साथ था। तुम्हारी जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। क्या तुम ये भी जानते हो कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ और मैं एक रात में ही 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने कल रात जो तुमसे कहा था, अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो मुझे कॉल करो। आराम से सोचो, फैसला तुम्हारा है। मैं तुम्हारे साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला लूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगा। तुम्हारा अपना मिस्टर शैडो। आखिर कौन है ये मिस्टर शैडो? और कल रात के बारे में मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? इन सारे सवालों के जवाब मुझे मिस्टर शैडो ही दे सकता है। डरी और घबराई हुई अंतरा ने आखिरकार मिस्टर शैडो को कॉल कर ही दिया। हेलो अंतरा, मुझे पता था
तुम कॉल जरूर करोगी, तो बताओ क्या फैसला किया तुमने? तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला तुम क्यों लेना चाहते हो? अंतरा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या फिर दुश्मन, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात याद रखना, फिलहाल तुम्हारा हर दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी का बदला नहीं ले लेता। आखिर कौन है मिस्टर शैडो और क्या चाहता है अंतरा से? मिस्टर शैडो अंतरा के साथ हुई नाइंसाफी का बदला क्यों लेना चाहता है? आखिर क्या हुआ था उस रात अंतरा के साथ? अंतरा एक ही दिन में 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या मतलब है अंतरा के कंधे पर बने उस निशान का? क्या तन्वी भी इस सब में शामिल है? और क्या शर्त रखी थी उसने अंतरा के सामने? आगे क्या होने वाला है अंतरा की जिंदगी में? ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।